अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे, खुश होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आ, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे। अच्छा बेटा, थ्योरी की जो वीडियोस आपने देखनी है, कंप्लीट करनी है, ये उसी सिलसिले की एक वीडियो है जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम आपका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हम कुछ बातें कर रहे होंगे। और मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको आईआरएस का पोर्टल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रिटर्न फाइल होता है, किस तरह से वो पोर्टल काम करता है। इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों से रिलेटेड ही बहुत डिटेल बातें करने की नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा वो होता कैसे है। ठीक है बेटा? और फिर हैंड आउट के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अच्छा भाई, तो ये आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन, मेरा ये ख्याल है कि नजर आ गई होगी अब तक। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक रिटर्न की स्क्रीन है। 2023 का रिटर्न, ब्लैंक रिटर्न मैंने खोल लिया है। अच्छा, अब ये स्क्रीन आप लोगों के सामने है। दिस इज इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रीन। अब अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं तो आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम नजर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, अगर सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स डालनी है तो मैं सैलरी के टैब में जाके सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स डाल दूंगा, पूरे साल की सैलरी डाल दूंगा, एनुअल सैलरी डाल दूंगा, पे वेजेस रिम्यूनरेशन के अंदर डाल दी। मिसाल के तौर पर मैंने डाल दी 8 लाख। अमाउंट जो एग्जेम्प्ट है, मिसाल के तौर पर मेडिकल अलाउंस वगैरह अगर किसी का एग्जेम्प्ट है तो वो उसने पूरे साल का जो उसका मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है, मिसाल के तौर पर, ऐसे ही मैं रफली कोई भी फिगर डाल रहा हूँ इस वक्त, 8 लाख, 4 लाख। अब मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसने 7,760 इस सैलरी का टैक्स बना दिया होगा। और वो टैक्स मुझे नजर कहाँ आएगा? ये टैक्स चार्जेबल वाले टैब के अंदर सबसे एंड में जाऊंगा, कंप्यूटेशन के अंदर जाऊंगा तो देखिए इसने 8 लाख, 4 लाख की एग्जेम्पशन दी, 760 के ऊपर टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, पोर्टल टोटल इनकम वही दिखाता है जो टैक्सेबल इनकम होती है। ठीक है भाई। टैक्स चार्जेबल कितना बन गया? 4,192 बन गया नॉर्मल इनकम टैक्स। और इसके अलावा कुछ फिक्स टैक्स भी ये डला हुआ होगा किसी किसी ना किसी, एक सेकंड में देख भी लेता हूँ। ये फिक्स टैक्स के अंदर कोई ना कोई चीज पहले से डली हुई है। ठीक है। ये मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पोर्टल में ऑटोमेटिकली डली हुई आती हैं। तो ये देखें, ये चीज ऑटोमेटिकली डली हुई है कि ये इनकी एफटीआर इनकम है, डिविडेंड इनकम है। देख रहे हैं आप, डिविडेंड अंडर सेक्शन 150। तो बेसिकली इन शॉर्ट कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें एंटर होती हैं रिस्पेक्टिव टैब्स में। एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी इनकम सैलरी के टैब में एंटर हो रही है। ठीक है। पे वेजेस अलाउंसेस एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट वैल्यू ऑफ परक्विजिट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो आपने पढ़ा सारा। इसी तरह प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैब है, रिसीट्स डिडक्शंस। ठीक है। फोरफिटेड डिपॉजिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 1/10 ऑफ चार्जेबल रेंट जो आपका रिपेयर अलाउंस था। ठीक है। सॉरी, 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल, यूएएसडी। यूएएसडी अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट को जो आप टैक्स करेंगे, ये आपका 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयर्स अलाउंस आ गया आपका। ठीक है। बाकी सारे एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, कोई भी अमाउंट हो और अगर वो एग्जेम्प्ट हो तो आप उसे एग्जेम्प्ट के कॉलम में भी लिखेंगे। इसी तरह बिजनेस के अंदर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का पूरा पीएनएल आ गया। उसके अंदर आप अपने रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सारे एक्सपेंसेस डालेंगे। अदर रेवेन्यूज हैं वो डालेंगे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिजनेस की बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो इसमें स्टैब में डलेंगे। इसी तरह कैपिटल गेन से रिलेटेड जो चीजें हैं, गेन लॉस ऑन कैपिटल एसेट। ठीक है भाई, ये सारे के सारे डिटेल्स यहाँ डलेंगी। ठीक है। इसी तरह अदर सोर्सेज के अंदर ग्राउंड रेंट, रॉयल्टी, रिसीट फ्रॉम अदर सोर्सेज, एन्युटी, पेंशन, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेन सोर्स की इनकम डालनी है तो भाई हमें पता है कि फॉरेन सोर्स का हर हेड इज अ सेपरेट हेड। और वो चाहे वो फॉरेन सोर्स सैलरी हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, उसका लॉस भी लोकल सोर्स इनकम से एडजस्ट नहीं होता। ये उसका टैब आ गया। ठीक है। फिर जो हमने एडवांस टैक्स वगैरह पे किए हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो एडजस्टेबल टैक्स में। अच्छा, फिर टैक्स रिडक्शंस, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स आपके पास हैं, देख सकते हैं, फुल टाइम टीचर, रिसर्चर, बहबूद सर्टिफिकेट्स का
ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई आर्म्ड फोर्सेस वाले ने बेची तो उसकी रिडक्शन किधर आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। डिडक्टेबल अलाउंसेस आ रहे हैं यहाँ पे जो हमने पढ़े थे, ज़कात, वेलफेयर, WWF, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टैक्स क्रेडिट्स जो हमने पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है बेटा। कंट्रीब्यूशन टू APF, डोनेशन, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स बहुत सारे हैं, सी इंटर में तो आपने बहुत लिमिटेड पढ़े हैं, ठीक है। जब सी फाइनल में आप जाएंगे तो बहुत सारे पढ़ेंगे। फाइनल टैक्स रिजीम, इसकी बहुत सारी इनकम आती है, हमने तो बिल्कुल लिमिटेड पढ़ी है, वो यहाँ डलती हैं इस टैब में। और कंप्यूटेशन, ये सब जब सब चीजें डाल देंगे तो फिर इस टैब में सारी कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली पोर्टल आपकी कर देगा, ठीक है। फिर एक आखिरी टैब आता है वेल्थ स्टेटमेंट का। मैंने आपको बताया था कि जब कंप्यूटेशन हो जाती है, टैक्सेबल इनकम निकल आएगी, टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, उसके बाद डलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। ये आ गए पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निकल गई, अभी पर्सनल एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए। अब उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस लेस होंगे जिसका कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जो टैक्स लगना था वो लग चुका, जिस इनकम पर टैक्स लगना था वो लग चुका, पर्सनल एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए। अब पर्सनल एक्सपेंसेस लेस होंगे ताकि आपकी क्लोजिंग वेल्थ डिटरमिन हो सके कि वेल्थ इन हैंड कितनी है। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं, टेलीफोन के, घर के बिल, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह। फिर आएंगे आपकी पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज, जो आपकी क्लोजिंग पे क्या एसेट्स क्या लायबिलिटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न तो आपकी P&L बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप बन गई, आपकी बैलेंस शीट कहाँ है, तो वो ये रही वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसकी वीडियो आप देखेंगे बाद में। ये वेल्थ स्टेटमेंट है जिसमें आपकी क्लोजिंग वेल्थ आ रही है, जिसमें आपके बिजनेस एसेट्स भी आ जाएंगे, बिजनेस एसेट भी इधर आ जाएंगे, अलग से टैब में नजर आएंगे। है तो मेरे ही ना, सोल प्रोपराइटर हूँ तो है तो वो मेरे ही एसेट्स। इसी तरह से शेयर्स अगर पड़े हुए हैं, कैश पड़ा हुआ है, कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, पर्सनल पोजेशन पड़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डलेगी यहाँ पर, प्लस प्लस करके एड्रेस के साथ सारी ऐड होंगी प्रॉपर्टीज आपकी, ठीक है। और उसके बाद बनेगी रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन इज वेरी सिंपल। आपके पास ओपनिंग एसेट्स कितने थे फॉर द ईयर, आपकी जो इनकम हुई, जो आपने इनकम शो की, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, वो कितनी ऐड हुई, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या थे वो लेस हुए, और क्या आपकी क्लोजिंग एसेट्स आ गए। यही है वेल्थ स्टेटमेंट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आप पढ़ देखेंगे भी आगे वीडियो में। तो बेटा ये था पूरा पोर्टल का ब्रीफ ओवरव्यू इनकम टैक्स रिटर्न का, जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मैंने कहा था मैं जरूर दिखाऊंगा, तो ये मेरा वादा पूरा हुआ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आता हूं उस डिस्कशन की तरफ जो हमने करनी है। आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड। अच्छा, जो जिसकी वीडियो इस वीडियो के बाद आपके सामने आ जाएगी, यानी कि द नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन आ रहा होगा, वो आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। जो पुरानी वीडियो है वो वही वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर बस मैं आपको ये बता दूं कि एक ये रिक्वायरमेंट थी जो पहले भी थी और अब भी है। ये क्या थी कि भाई रिटर्न किस किसने फाइल करना है, में ये पॉइंट नंबर 2 था कि ऐसा बंदा, अ पर्सन अदर देन अ कंपनी, जो कंपनी नहीं है और उसकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामेशन से एक्सीड कर जाती है। तो सर ये तो कहने की बात ही नहीं है, जिसकी बेसिक एग्जामेशन से एक्सीड करती है उसको तो रिटर्न फाइल करना ही करना है, ठीक है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है, हाँ ये आसान बात है, ये मसले की बात नहीं है। प्रॉब्लम होता है इस पॉइंट को समझने में। हर वो इंडिविजुअल जिसकी बिजनेस इनकम 3 लाख से एक्सीड कर जाए, लेकिन 4 लाख बट डज नॉट एक्सीड 4 लाख। पहले ये था लॉ, स्लैब रेट चेंज होने से पहले, कि 4 लाख से ऊपर जिसकी, जो नॉन सैलरीड केस था, सैलरीड केस तो 6 लाख के बाद ही टैक्स शुरू होता था, जो नॉन सैलरीड केस था वो 4 लाख के बाद उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता था। तब 4 लाख के, मिसाल के तौर पर मेरी इनकम है 3,90,000, मिसाल ले रहा हूँ, या कोई अपनी इनकम छुपाना चाहता है, वो कहता है मेरी तो 390 है, मैं नहीं फाइल कर रहा। 4 के ऊपर टैक्स लगता है ना भाई, मेरी तो 390 है, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। तो टैक्स वाला कहता है भैया तुम्हारी अगर 3 से ऊपर है ना, और तुम नॉन सैलरीड हो, यानी तुम्हारी बिजनेस इनकम आ रही है, बिजनेस इनकम आ रही है तुम्हारी, और 3 से ऊपर है, गो कि तुम पे टैक्स तो नहीं लग रहा, और गो कि तुम पे स्लैब के हिसाब से टैक्स देने की जिम्मेदारी भी नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें खुसूसी इस लिस्ट में डाल रहे हैं कि अगर तुम्हारी 3 लाख से ऊपर इनकम है तो आ जाओ जरा मैदान में और रिटर्न फाइल कर दो। हमें बताओ कि तुम्हारी कितनी है, 340 है, 350 है, जो भी है उसको फाइल करो ताकि हमें पता लगे। वजह उसकी ये ताकि फिर टैक्स वाला बाद में उसका ऑडिट खोले कि भैया तू जो बता रहा है 350, और चेक तो करा वाकई तेरी 350 है या तेरी
30,50,000 है और तू जानबूझ के हरकत कर रहा है। यानी कि जो 4 लाख से करीब करीब होते थे उनको भी रगड़े में लेना, उनको भी समेटना, उनको भी एम्बिट में लेकर आना, ये था इस क्लॉज का मकसद। लेकिन अब रिक्वायरमेंट हो चुकी है, हमें पता है कि नॉन सैलरीड के लिए भी 6 लाख, ठीक है, 6 लाख से ऊपर पर ही टैक्स लगता है। बट दिस रिक्वायरमेंट इज हेयर एज इट इज कि भैया 3 लाख से ऊपर 4 लाख, क्योंकि पहले क्या था 3 से 4 के बीच में तो भी रिटर्न फाइल करो, 4 से ऊपर तो करना ही करना है, तो फिर टैक्स देना है आपने, लेकिन 3 से 4 के बीच में तो भी रिटर्न फाइल करो। तो लेकिन अभी भी ये रिक्वायरमेंट एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद है, ये हटाई नहीं गई है, इसीलिए आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो शायद अगली वीडियो में नहीं है, जो चीज ऐड है वो है पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था सेक्शन, ये पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है सेक्शन और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ये बेसिकली ये सेक्शन धमकी लगा रहा है आपको, ठीक है, ये धमकी लगा रहा है आपको। क्या धमकी लगा रहा है कि भैया अगर तो तुम पे रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी थी और तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट के अंदर अंदर, ठीक है, और तुम्हारा नाम एटीएल से निकल गया है या नहीं आ रहा है और तुम पर जिम्मेदारी थी रिटर्न फाइल करने की, तो उस रिटर्न ना फाइल करने की पादाश में, उसके जुर्म में हम आपकी पिटाई लगा सकते हैं। सिर्फ कैसे पिटाई लगेगी? आपका मोबाइल फोन और सिम डिसेबल कर दिया जाएगा, आपके घर की बिजली और गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा, जो आजकल मैसेजेस चल रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो पढ़ लेते। The boards have the powers to issue income tax general order in respect of persons who are not appearing in ATL but are liable to file return। जो ATL में नहीं आ रहे लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी है रिटर्न फाइल करने की। The income tax general order issued में entail, तो उससे रिलेटेड टैक्स अथॉरिटीज एक जनरल ऑर्डर निकाल सकती हैं। और जनरल ऑर्डर में क्या हो सकता है कि भैया कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि हम आपका मोबाइल फोन डिसेबल कर दें, मोबाइल सिम डिसेबल कर दें, गैस इलेक्ट्रिसिटी अगर कनेक्शन आपके नाम पर है वो डिसेबल कर दें। The board or commissioner having jurisdiction over the person mentioned in the income tax general order may order restoration of mobile phones, mobile SIMs, and connections of electricity and gas in cases where he is satisfied that return has been filed or the person was not। और अगर गलती से उन्होंने काट दिया, फोन कनेक्शन काट दिया, गैस कनेक्शन काट दिया, तो ये कमिश्नर के पास, बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि जो जिसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है कि उसको रिस्टोर भी कर दें, अगर तो वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है रिटर्न फाइल हो गया है बाद में, या वो बंदा लायबल ही नहीं था रिटर्न फाइल करने के लिए। नो पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन जनरल अनलेस फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन मेट। नोटिस इशू हो, कंप्लायंस की डेट हो और फिर भी रिटर्न फाइल ना करे। हमने कहा ऐसे ऐसे आप हुक्का पानी बंद नहीं कर सकते किसी का। पहले कमिश्नर नोटिस देगा, ठीक है, नोटिस देगा, उसमें कंप्लायंस की डेट देगा और फिर भी उसने कंप्लाई ना किया तो फिर हम ये जो जुल्म की आखिरी हदें भी पार कर जाएंगे, ठीक है। टैक्स वाला क्या है, बस बाकी सारी चीजें वही हैं जो आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आज रिकवर कर लीजिए इसको इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर अलॉट, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।